हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके 5 सेशन पढ़ लिए हैं। आज हमारा ये 6 सेशन है। देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इसका जो पीडीएफ है वो रसायन रूम चैनल से आपको प्राप्त हो जाएगा। आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए, वहाँ पे रसायन रूम सर्च करिए और इसका जो पीडीएफ है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। आज हम लोगों का टॉपिक है तो इलेक्ट्रोड विभव तक हो गया था। आज हम लोगों का टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। सेल जो है वो हमारे टॉपिक से पूर्णतः हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि जब हम लोग अभी आगे नष्ट सिद्धांत पढ़ेंगे, नष्ट सिद्धांत हमारे अब सिलेबस में है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें, अगर हम एनोड और कैथोड नहीं जान पाएंगे तो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हुए हम लोग आज का सेशन इसी पे रखते हैं कि हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, किस किस सेल में। जब नष्ट समीकरण में बात किया जाएगा विद्युत अपघटनी सेल में, जब नष्ट समीकरण में बात किया जाएगा विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी सेल, इसके बारे में हमें खास पता ही नहीं करना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अब ये सिलेबस जो है ये टॉपिक ही कैंसिल हो गया है। बस हमें ये जानना है कि जो विद्युत अपघटनी सेल है ये विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहता है। ठीक, और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन कहलाएगी। अब बात आती है कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो भैया अगर हम लोग एक सेल बनाएं, मान लीजिए हम लोग सेल बनाते हैं, ये सेल बनाएं, ये हम लोग सेल बना रहे हैं, ठीक, और इसमें हम लोग विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्या मिला रहे हैं? CaSO4 मिला रहे हैं। अब हमने इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड, एक इधर और इधर, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक ये और एक ये, और इनको विद्युत से कनेक्ट कर दिया हमने। अब जब हमने विद्युत से कनेक्ट कर दिया तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये जो सिरा हुआ ये कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। वाइट स्क्रीन कहाँ चला गया हमारा? फिर से लेना पड़ेगा। तो ये हमारा CaSO4 का सॉल्यूशन था, CaSO4 का सॉल्यूशन था। इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, दोनों प्लेटिनम के थे। ठीक है, Ca+2 में वियोजित हो जाएगा और जो हमारा SO4 है वो हमारा SO4 माइनस माइनस में वियोजित हो जाएगा, माइनस माइनस में वियोजित हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग एक सुचालक तार से कनेक्ट कर देंगे, इसको और इसको। ये हमारा जो सिरा होगा ये एनोड कहलाएगा, ये सिरा हमारा एनोड कहलाएगा और ये सिरा हमारा कैथोड कहलाएगा। ठीक है, ये एनोड जो है वो पॉजिटिव होगा, ये एनोड पॉजिटिव होगा और ये कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला होगा। ये कैसा इलेक्ट्रोड होगा? ये नेगेटिव चार्ज वाला हो गया। अब ये तो हम जान गए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो क्या कारण है कि ये पॉजिटिव है और क्या कारण है कि ये नेगेटिव है? तो भैया अगर हम ध्यान से देखें तो ये सल्फेट आयन है। अब जो विद्युत का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को दे देगा। ठीक, तो सल्फेट अपना इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करेगा?
इस इलेक्ट्रोड को प्रदान करेगा, जिससे ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और इसी प्रकार ये कैल्शियम आयन इस इलेक्ट्रोड के नीचे रहेगा, और चूंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये लगातार क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा। अब इनसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो हम लोग ये जान पाए इसमें कि एनोड जो है वो विद्युत अपघटनी सेल में पॉजिटिव होता है, और ठीक जो कैथोड होता है वो विद्युत अपघटनी सेल में नेगेटिव होता है। ये तो बात हो गई विद्युत अपघटनी सेल की, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जान पाए कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। आगे हम लोगों को इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब हमको पढ़ना ही नहीं है, ये सब पढ़ना ही नहीं है। आप जानते ही हैं जल में डालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में वियोजित हो जाते हैं। अब हमारे सिलेबस से ये सब कैंसिल हो गया है। फैराडे का नियम भी अब हमारे सिलेबस में नहीं रह गया, तो इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। द्वितीय नियम भी नहीं रह गया, इसे भी नहीं पढ़ना है। संक्षारण भी नहीं रह गया, इसे भी नहीं पढ़ना है। विद्युत रासायनिक सेल और गैल्वानी सेल भी नहीं है, इसे भी नहीं पढ़ेंगे। डेनियल सेल भी नहीं है, डेनियल सेल है ही नहीं तो पढ़ना ही नहीं है इसको, ये भी नहीं पढ़ना। नष्ट सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इसी प्रकार हम लोगों को विद्युत रासायनिक सेल के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, तो भैया उसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग दोनों इलेक्ट्रोडों को 2 अलग अलग माध्यम में डुबाएंगे। हम लोग 2 सॉल्यूशन बनाएंगे, यहाँ पर 2 सॉल्यूशन बनाएंगे। 2 सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमको 2 जो है बॉक्स की भी आवश्यकता होगी, तो हम लोग 2 बॉक्स लेते हैं। यहाँ पर एक में भरते हैं, इसमें भरते हैं ZnSO4 और इसमें भरते हैं CuSO4। इसमें भरते हैं हम लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक। इसमें जिंक की रॉड लगाएंगे, इसमें कॉपर की रॉड लगाएंगे, इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपना एक विद्युत रासायनिक सेल बनाएंगे। जो विद्युत रासायनिक सेल आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर बना हुआ है विद्युत रासायनिक सेल। अगर हम इस विद्युत रासायनिक सेल को ध्यान से देखें तो ये जो है इस तरफ जिंक जो है, ये जिंक का रॉड बन लगा हुआ है, ये जो है ये जिंक का रॉड है, और इधर ये कॉपर का रॉड लगा हुआ है, ठीक है। ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, और इनके बीच में एक साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। अब साल्ट ब्रिज यहाँ पर KCl, KNO3 या NaCl किसी भी साल्ट का हम लोग साल्ट ब्रिज बना सकते हैं। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो एनोड है वो नेगेटिव है और हमारा जो कैथोड है वो पॉजिटिव है। तो हम लोग ये जान पाए कि विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वहाँ पर जो एनोड था वो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे जो कैथोड था वो जो कैथोड है विद्युत अपघटनी सेल में वहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है। यही दोनों बातें हमें याद रखनी है कि ऐसा आखिर क्यों है, ठीक। अब वास्तव में होता क्या है, तो ये जो जिंक है, जिंक जो हमारा है वो एनोड के भांति कार्य कर रहा है। अब एनोड के भांति कार्य कर रहा है तो हम लोग जानते हैं एनऑक्स, एनऑक्स मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा
तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? जिंक तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्यागा और क्या हो गया, Zn+2 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने त्यागा वो गए कहाँ, तो इसी इलेक्ट्रोड ने ले लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते रहे और ये क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस सिरे से इस सिरे तक हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस सिरे से इस सिरे तक हो रहा है और ये सिरा हमारा कैसा है, धनावेशित है। यहाँ कॉपर +2 स्टेट में है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है, कॉपर +2 स्टेट में है और दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करके, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये कहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। तो हम लोग ये देख पाए कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन उससे लेता है और विद्युत रासायनिक सेल में जो विलयन हमारा है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उससे जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो क्विक रिवीजन एक बार हम लोग और करते हैं। ये विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड हमने एक साथ लगा दिया था। ये एनोड था, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव था, ये कैथोड है, यहाँ पर कैथोड नेगेटिव था। विद्युत रासायनिक सेल में हमने 2 अलग अलग बॉक्स बनाए, इसमें बीच में साल्ट ब्रिज लगाया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ से यहाँ तक जोड़ा हमने, इसको हमने एनोड कहा और यहाँ पर एनोड नेगेटिव था और यहाँ पर कैथोड हमारा पॉजिटिव था। आप कोई पूछ ले कि क्यों नेगेटिव है और क्यों पॉजिटिव है, तो भैया यहाँ पर जिंक था, जिंक ऑक्सीकरण कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस एनोड पर जा रहे हैं। यहाँ पर कैल्शियम था, कैल्शियम पॉजिटिव स्टेट में था और वो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से आयन की ओर जा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोड से आयन की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रोड हमारा धनावेशित हो गया। यहाँ पर आयन से इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड हमारा ऋणावेशित हो गया। अब साल्ट ब्रिज क्यों लगाया गया पूछ सकते हैं, क्योंकि अब सेल नहीं है तो नहीं पूछेंगे, लेकिन बता देते हैं कि साल्ट ब्रिज इसी की वजह से लगाया गया कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार जिंक से निकलते रहेंगे तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए तथा पूरे परिपथ को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए हमने इसमें साल्ट ब्रिज लगाया है। और यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही सोल्यूशन में जुड़े हुए हैं। अगर किसी के पास कमी भी होगी तो आपस में वो ट्रांसफ़र कर लेंगे या विनिमय कर लेंगे, ठीक। तो इतनी सी बातें थे विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पर जिंक है तो जिंक एनोड की भांति कार्य कर रहा है, कॉपर है तो कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। यहाँ भी जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है। अगर हम देखें तो इसमें यहाँ कैल्शियम था, हाँ, तो जिंक मान लेते हैं, अगर जिंक होगा तो एक सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो यहाँ कैल्शियम था, ठीक। तो कैल्शियम एनोड की भांति कार्य कर रहा है, यहाँ जिंक एनोड की भांति कार्य कर रहा है। तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि कौन एनोड की भांति व्यवहार करेगा और कौन कैथोड की भांति? तो इसके लिए हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होंगे वो एनोड का कार्य करेंगे और जो तत्व नीचे होंगे वो कैथोड का कार्य करेंगे, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब सर जी विद्युत रासायनिक श्रेणी होती कैसी है? तो हाई स्कूलों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हमारे सिलेबस में विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं है, लेकिन हम लोग जल्दी से कोई रिवीजन कर लेते हैं। तो ये है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें आप लोग देख रहे हैं ऊपर लिथियम है, नीचे पोटेशियम है, फिर Ba है, बेरियम है, फिर स्ट्रांसियम है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर पानी, फिर मैग्नीज, फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर टिन, लेड, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नीचे कम क्रियाशील धातु है Cu, Hg, Ag, Pt, Au। अब सर जी इसको याद कैसे करें? इसको याद करने का भी कोई तरीका है? तो हाँ भैया, याद करने का तरीका है। हम लोग इस तरीके से याद करेंगे, लिथियम के बाबा सरदार। पहले हम लोग इतना याद कर लें, लिथियम के बाबा सरदार। लिथियम से लिथियम हो जाएगा, के से पोटेशियम, बाबा से बेरियम, सरदार से स्ट्रांसियम। तो लिथियम के बाबा सरदार, इतनी बातें हो गई। फिर नीचे आए तो काका, नाना, मांगे, आलू, पानी। काका, नाना, आलू, पानी मांग रहे हैं। काका से कैल्शियम, नाना से सोडियम, मांगे से आलू, मांगे से मैग्नीशियम,
आलू से एल्युमिनियम और पानी से तो पानी ही होगा। ठीक, काका नाना आलू पानी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भैया मांसाहारी होते हैं, तो जैसे मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। अब हम लोग यहाँ तक याद कर लेंगे, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। मैंने से मैग्नीज, जिंदा से जिंक, क्रो से क्रोमियम, फ्राई से आयरन और कर दिया से कैडमियम। मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। तो यहाँ तक की बातें हो गई। कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। को से कोबाल्ट, नहीं से निकिल, सुना से टिन, प्रभु से पीबी। अब इसके नीचे आ गए भैया चापा। अब चापा से क्या मतलब है, तो चापा चरखा चले, बहुत फेमस गाना था एक। ठीक है, चापा। तो इस सी से हो गया CU, इस सी से हो गया HG, इससे AG, इससे PT और इससे AU। सबसे लास्ट में हमारा सोना। ये हमें याद रखना है कि सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो CU, HG, AG, PT और AU ये सब सबसे नीचे आ गए। ठीक, तो नीचे वाले प्रबल आक्सीकारक, ऊपर वाले प्रबल अपचायक। और अपचायक उन्हें कहते हैं जो दूसरे को अपचेत करते हैं परंतु स्वयं आक्सीकृत हो जाते हैं। अब आक्सीकारक उन्हें कहेंगे कि वे पदार्थ जो दूसरे को आक्सीकृत कर देते हैं परंतु अपचयित हो जाते हैं। ठीक, तो ऊपर से नीचे आने पर जो भी ऊपर होगा वो भैया एनोड की भांति व्यवहार करेंगे। जो ऊपर वो एनोड की भांति, जो नीचे होगा वो कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, और ऊपर ही A होता है, ऐसे भी याद रखो, ऊपर A नीचे C। ठीक है, तो ऊपर वाला एनोड की भांति और नीचे वाला कैथोड की भांति। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ तक याद करिएगा। लिथियम के बाबा सरदार, यहाँ तक हो गया। फिर काका नाना मांगे आलू पानी, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, सब गाएं चापा चरखा चले। ठीक है, तो इससे स्टडी याद हो जाएगी। आगे हम लोग अगर टाइम रहेगा तो स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, वैसे स्टडी हमारे अब इस सिलेबस में नहीं रह गया। तो इस प्रकार हम लोग ये जान पाए, कोई रिवीजन हो पाया हमारा जल्दी से, कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होगा। रासायनिक में कैसा होगा एनोड, नेगेटिव होगा। एनोड कैसे पहचानेंगे भैया, तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा उसे हम लोग एनोड कहेंगे और जो नीचे होगा उसे कैथोड कहेंगे। तो आज का हमारा सेशन बस इतना ही था। अगले सेशन में हम लोग आगे नस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आज के लिए बस इतना है। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और यदि कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।